हेलो स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हमने मुद्रा के कार्य और प्रकृति के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मुद्रा के महत्व किसी अर्थव्यवस्था में क्या हो सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी, मनी इज द पाइवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। यानी मनी या मुद्रा वह एक धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक जो विज्ञान है वह घूमता है। यानी जो अर्थ साइंस है या आर्थिक विज्ञान है या अर्थशास्त्र है वह मुद्रा के चारों तरफ घूमता है। मुद्रा संबंधी एक विचारधारा कि यह एक सक्रिय तत्व है जो उत्पादन की मात्रा और साधन की उत्पादकता को प्रभावित करती है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो मुद्रा को एक सक्रिय तत्व मानते। सक्रिय तत्व मानने का मतलब ये है कि मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता को प्रभावित किया जा सकता है, कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है। जैसा कि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा घोषित की जाती है, जिससे वो इस प्रकार की मौद्रिक नीति घोषित करती है, इस प्रकार की ब्याज दरें वो अपनाती है, जिससे बैंक ऋण देने या लेने में ऋण लेने में सुविधा का अनुभव करते हैं। लोगों को ऋण की मात्रा प्राप्त होती है। यदि उनको ऋण की आवश्यकता होती है तो ऋण की मात्रा प्राप्त होती है। यदि आरबीआई चाहे कि उसे ऋण अधिक देना है तो ब्याज दर को कम कर देती है, जिससे लोग अधिक ऋण ले पाते हैं। अधिक ऋण ले पाने के कारण वो विनियोग करने में सक्षम होते हैं। जब वो विनियोग करते हैं तो उससे उत्पादन बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है और साधन की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा को माना एक सक्रिय तत्व, एक्टिव एलिमेंट माना है, यानी मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्री समझते हैं। दूसरी विचारधारा है कि मुद्रा एक निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व का मतलब इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसा कि ऊपर बताया कि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं, आय को प्रभावित कर सकते हैं, कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री वह मानता है कि ये एक निष्क्रिय तत्व है, अर्थात इससे अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते। दूसरी विचारधारा, मुद्रा निष्क्रिय तत्व है जिससे आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके समर्थक प्रतिष्ठित तथा 19वीं शताब्दी के आरंभ के कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मुद्रा समस्त सामाजिक और आर्थिक बुराइयों की जड़ है। कार्ल मार्क्स का ये कथन है कि मुद्रा से सामाजिक और आर्थिक बुराइयां उत्पन्न होती है, लेकिन इस कथन के संदर्भ में हमें ये देखना होगा कि ऐसी बुराइयां मुद्रा की स्वयं की नहीं है। जब मुद्रा का केंद्रीकरण होने लग जाता है, मुद्रा कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठी होने लग जाती, तब इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक बुराइयां जन्म लेती हैं, क्योंकि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो निर्धनों का शोषण करने लग जाते हैं। तो उस संदर्भ में एक कथन कहा गया, मुद्रा में अपना कोई दोष नहीं है, उसका जो वितरण है, मुद्रा का जो वितरण अर्थव्यवस्था में वो समान होना चाहिए। यदि मुद्रा का वितरण अर्थव्यवस्था में समान होगा तो सामाजिक आर्थिक बुराइयां कम से कम होगी या नहीं होगी। मुद्रा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा को विशेष महत्व नहीं दिया गया। उनके विचार अनुसार मुद्रा की अनुपस्थिति में भी से का सर्वव्यापी बाजार नियम सहज ढंग से कार्य कर सकता है। जैसा कि ऊपर बताया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने मुद्रा को निष्क्रिय माना है। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है और मूल्य मापन का कार्य करती है। इसके अलावा उसका अर्थव्यवस्था में कोई और योगदान नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि मुद्रा के बिना भी जेबी से एक अर्थशास्त्री थे जिनका बाजार नियम था, वह बाजार नियम सहज ढंग से कार्य कर सकता है। जेबी से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, जॉन बैप्टिस्ट से उनका पूरा नाम था। उन्होंने बाजार नियम दिया था जिसमें कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। उनके नियम का या सिद्धांत का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें वस्तु की यदि पूर्ति किसी क्षेत्र में उपलब्ध होती है तो उसकी मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रा के
बिना भी ये सही का नियम संचालित हो सकता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार मुद्रा एक बंजर है तथा सड़क है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की पूर्ति और मांग में सामंजस्य के कारण दीर्घकाल में स्थिरता की स्थिति की कल्पना की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के जो भी विचार है वो दीर्घकाल में साम्यता या स्थिरता को लेकर दिए गए, यानी दीर्घकाल में संतुलन हो ही जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति और मांग में सामंजस्य के कारण दीर्घकाल में स्थिरता आ जाती, जबकि वास्तविकता यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या प्रणाली में व्यापार, रोजगार, मजदूरी तथा कीमतों आदि से संबंधित निरंतर रूप से उतार चढ़ाव होते हैं और आर्थिक अस्थिरता पूंजीवादी व्यवस्था का एक सामान्य लक्षण है। पूंजीवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्र कीमत प्रणाली होती है। तो स्वतंत्र कीमत प्रणाली होने के कारण वहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यापार, रोजगार, मजदूर और कीमतों में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई संतुलन नहीं हो पाता, ऐसा चलता रहता है। तो ये दीर्घकाल में जो इनकी कल्पना की गई है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की, दीर्घकाल में स्थिरता आ जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं है। दीर्घकाल कभी आता नहीं है, जैसा कि कीन्स ने कहा है कि दीर्घकाल कभी नहीं आता, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा केवल समय तथा श्रम की बचत करने का साधन नहीं है, बल्कि विनिमय माध्यम, मूल्य मापन, संग्रह तथा वितरण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। वर्तमान में जो मुद्रा है वो सभी प्रकार के कार्य करती, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में हमने किया था, इसका अध्ययन हमने किया था। तो वर्तमान में विनिमय माध्यम, मूल्य मापन, संग्रह, वितरण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य ये करती है। प्रोफेसर AC पेगु ने अपनी पुस्तक द वेल ऑफ मनी, WEIL, द वेल ऑफ मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में प्रचलित कुछ कहावतों को बताया है। जैसे मुद्रा एक आवरण है। मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा हुआ है, यानी आर्थिक शक्तियाँ जो कार्य करती है मुद्रा के आवरण के अंतर्गत कार्य करती है, मुद्रा के द्वारा वो कार्य होता है। उनके कथन के अनुसार मुद्रा एक आवेष्टन रैपर है, रैपर जिसमें सामान बंधकर आपके पास आता है। मुद्रा एक वस्त्र जो आर्थिक जीवन रूपी शरीर ने पहना हुआ है, यानी मुद्रा को एक प्रकार का रैपर बताया है जिसमें जो वस्तु या सेवाएं हैं वो आप उससे खरीद सकते हैं मुद्रा से। और आर्थिक जीवन के चारों तरफ मुद्रा प्रचलित है, यानी मुद्रा ने एक वस्त्र पहना हुआ, आर्थिक अर्थव्यवस्था ने एक वस्त्र पहना हुआ, मुद्रा रूपी वस्त्र, जिसको पीकू ने कहा है। इस विचार के अनुसार मुद्रा आर्थिक क्रियाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करती, परंतु आर्थिक क्रियाओं के स्तर की निर्धारक नहीं है। जो विचार दिएगा उसके अनुसार मुद्रा आर्थिक क्रियाओं में संचालन की सुविधा तो देती है, परंतु ये आर्थिक क्रियाओं के स्तर का निर्धारक नहीं है, केवल इसका संचालन ही हो सकता है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर के निर्धारक सरकार को नियंत्रित करना पड़ता है कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की होगी, तेज होगी, कम होगी, किस प्रकार की स्थिर गति से बढ़ेगी या किस प्रकार से होगी, इसका निर्धारण मुद्रा नहीं कर सकती। उपरोक्त विचार मुद्रा के विनिमय कार्य को ही प्रधानता देता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मुद्रा से उत्पादन बढ़ता है, पूंजी का संचय होता है, पूंजी को गतिशीलता मिलती है, श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है और विनिमय सुविधा होती है। ये कहा गया है कि जो उपरोक्त विचार दिए उससे मुद्रा के विनिमय कार्य को ही प्रधानता देता है, जबकि वर्तमान में मुद्रा कई प्रकार के कार्य कर रही है, जिससे उत्पादन बढ़ाने का कार्य, पूंजी को संचय करने का कार्य, पूंजी को गतिशील बनाने का कार्य, विनिमय का कार्य, श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने का कार्य, अन्य साख का आधार, स्थगित भुगतानों का आधार, जैसा पिछले हमने अध्याय में पढ़ा था, अनेक प्रकार के कार्य, तरलता दायक, निर्णय की वाहक, सब इस कार्य मुद्रा के द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं मुद्रा भ्रम। इससे अभिप्राय उस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से है जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय स्वयं मुद्रा को ही महत्व दिया जाने लगता है। मुद्रा भ्रम से तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा को महत्व देने लगते हैं, उसकी क्रय शक्ति को महत्व नहीं देते। यानी ज़्यादा मुद्रा होगी तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा उनके पास
संपत्ति है, जबकि अगर ज़्यादा मुद्रा है लेकिन उसका मूल्य कुछ नहीं है, उसकी क्रय शक्ति कुछ नहीं है, तो उससे मुद्रा भ्रम भी हो सकता है। वर्तमान दृष्टिकोण। आधुनिक मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु मुद्रा की स्वाभाविक अस्थिरता है। वर्तमान में जो मुद्रा सिद्धांत हम देखते हैं, आधुनिक मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभ मुद्रा की स्वाभाविक अस्थिरता, यानी मुद्रा का स्वयं का मूल्य जो होता है वो अस्थिर होता है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसका कारण ये है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में अंतर आने के कारण मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। साथ ही उत्पादन या वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति में अंतर के कारण भी मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को स्थिर माना था, किंतु मुद्रा स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को निष्क्रिय भी मानते हैं और स्थिर भी मानते हैं, किंतु मुद्रा का जो स्वभाव है वो अस्थिरता ही है। उसमें कभी उसके जो मूल्य है उसमें अस्थिरता रहती है। मुद्रा की अस्थिरता जो है अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है। जो उसका मुद्रा की क्रय शक्ति है या मूल्य है वो अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करता है। आधुनिक मुद्रा सिद्धांत, जिसका प्रारंभ लॉर्ड केन्स के 1936 में प्रकाशित पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी से हुआ है, केवल मुद्रा के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण समष्टि भावात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जो पुस्तक लिखी थी जनरल थ्योरी, सामान्य अध्ययन, रोजगार, मुद्रा और ब्याज का, ये केन्स ने जो पुस्तक लिखी थी ये 1930 की मंदी की स्थितियों में, पूंजीवादी देशों में जो मंदी हुई थी उससे प्रभावित होकर उस मंदी को किस प्रकार से दूर किया जाए और उस मंदी को दूर करने में सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ किस प्रकार से सहायता कर सकती है, उसके बारे में उसने संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। इसलिए उसको संपूर्ण समष्टि भावात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन भी कहा जा सकता है। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था मुद्रा से संबंधित है तो मौद्रिक अस्थिरता का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। जब हम ये कहते हैं कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जैसा कि मार्शल का जो कथन हमने पढ़ा था शुरू में, मनी इज़ द पाइवट, मुद्रा एक धुरी जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक साइंस जो है वो क्लस्टर करता है, चक्कर लगाता है। तो यदि जब मुद्रा के चारों तरफ मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था के सारे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो मुद्रा का जो मूल्य है वो स्वयं अस्थिर है। तो यदि उस पर अस्थिरता होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ना तो स्वाभाविक है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि मुद्रा से ही संपूर्ण अर्थ संचालित होता है, कीन्स ने इसको कहा है, प्रभावपूर्ण मांग अथवा कुल व्यय में कमी होने पर न केवल कीमतें गिरती है बल्कि उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा भी गिरती है। कीन्स ने जो मंदी का विश्लेषण किया था उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व निकल कर आया था, जिस पर कीन्स का जो विश्लेषण है वो आधारित है, वो है प्रभावपूर्ण मांग अथवा कुल व्यय में कमी। जब लोगों की मांग कम हो जाती है तो उससे वो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल व्यय में कमी होने से मंदी की स्थिति होने से कीमतें और गिर जाती और उत्पादन रोजगार की मात्रा भी गिर जाती। इसके विपरीत कुल व्यय की मात्रा में वृद्धि उत्पादन की उपलब्ध मात्रा से अधिक होने पर कीमतों के साथ साथ उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है। यदि प्रभावपूर्ण मांग ज़्यादा होगी या जनता द्वारा व्यय यदि ज़्यादा किया जाएगा मुद्रा का या धनराशि का, तो उत्पादन की जो उपलब्ध मात्रा से अगर वो ज़्यादा व्यय की जा रही है तो उससे कीमतें बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से क्या होगा कि कीमत बढ़ती कीमतें जो होती है वो व्यापारियों या उत्पादकों को प्रोत्साहित करती है, जिससे वो निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जब वो वस्तु का उत्पादन करने के लिए निवेश करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कीन्स की विचारधारा के विरोध में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन का नाम प्रमुख है। इन्होंने मुद्रा को धन संपत्ति के रूप में माना है। कीन्स के विचार को विरोध किया था शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने। अमेरिका में है शिकागो विश्वविद्यालय
और अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन है जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला गया है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इन्होंने जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था, आगे चलकर हम इनके बारे में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इरविंग फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, दूसरा पढ़ेंगे हम कैम्ब्रिज व्याख्या, तीसरा पढ़ेंगे हम कीन्स का मौद्रिक दृष्टिकोण, और चौथा अपन पढ़ेंगे मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। तो उन्होंने उसका संक्षिप्त यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा को धन संपत्ति के रूप में माना है, यानी मुद्रा जो है एक एसेट्स है, उसको संपत्ति माना है, जो कि मुद्रा की मांग को निर्धारित करती है। यानी संपत्ति मुद्रा की मांग को निर्धारित करती, व्यक्ति इतनी अधिक संपत्ति कर लेना चाहता है वो मुद्रा की मांग को निर्धारित करता है। इनके अनुसार मुद्रा की मात्रा का राष्ट्रीय आय तथा कीमत स्तर से घनिष्ठ संबंध है। इन्होंने भी माना है कि मुद्रा की मात्रा से राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर दोनों ही प्रभावित होती है। यदि मुद्रा की मात्रा कम ज़्यादा होती है तो राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने संबंध बताया। ये अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार करते हैं। कीमतों का घटना बढ़ना मौद्रिक घटना है। कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन ने दोनों ही मानते हैं कि मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर प्रभावित होती है। अतः आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण करने के लिए और समाधान के लिए मुद्रा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और कीमतों का घटना बढ़ना इन्होंने एक मौद्रिक घटना माना है। वास्तविक साधनों के अभाव में अकेले मौद्रिक साधन न तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं और न ही आर्थिक समस्या सुलझाने में सहायक हो सकते। ये भी एक फैक्ट है कि वास्तविक साधन रियल चीज़ें होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए हमारे पास, वास्तविक साधन उपकरण होने चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, मानव संसाधन होनी चाहिए। अकेले मौद्रिक साधन से न तो उत्पादन बढ़ सकता है और न ही आर्थिक समस्या सुलझ सकती हैं। मुद्रा तथा आर्थिक जीवन। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अल्फ्रेड मार्शल का एक कथन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ते, चुनाव करने की क्रिया को रॉबिन्स आर्थिक समस्या कहता है। रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र अनेक आवश्यकताओं और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित एक शास्त्र है, जिसमें व्यक्ति अपनी अनेक आवश्यकताओं में से किसी प्राथमिकतापूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों से चुनाव करता है, और ये चुनाव करने की क्रिया ही आर्थिक समस्या कही जाती है। यदि व्यक्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको पूरा करने के साधन जो है सीमित है और उस सीमित साधन के भी वैकल्पिक प्रयोग है, तो फिर व्यक्ति को ये सोचना पड़ता है कि मेरी इतनी आवश्यकताओं में से मैं किस किस आवश्यकताओं को पहले पूरा करूँ। समाज को ये सोचना पड़ता है, और जब वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने जाता है तो वो चुनाव करता है कि मैंने इसका चुनाव किया, और एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि अभी चुनाव करने के बाद में जो सीमित साधन है उनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए। तो ये जो चयन करना और निर्णय करना है, ये आर्थिक समस्या है। चुनाव या निर्णय मुद्रा द्वारा निर्धारित कीमतों के माध्यम से ही किया जाता है। अब चुनाव या निर्णय मुद्रा के द्वारा निर्धारित कीमतों से ही होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता का चुनाव मुद्रा से ही करता है कि उसकी कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा कीमत है या मूल्यवान है, उसके द्वारा ही वह अपना चुनाव और निर्णय कार्य करता है। रॉबर्टसन के अनुसार मौद्रिक अर्थव्यवस्था का होना समाज को ये जानने में सहायता देता है कि लोग क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि क्या और कितना उत्पादन करना होगा, जिससे कि सीमित उत्पादन की शक्ति का अनुकूलतम उपयोग हो सके। यह समाज के प्रत्येक सदस्य को आनंद के उपलब्ध साधनों से अधिकतम वास्तविक आनंद प्राप्त करने में सहायक होती है। यह उसे अवसर देती है कि वह बस की आवश्यक यात्रा न करे अथवा चार्ली चैपलिन का चेहरा देखने के लिए अपने आप को अनावश्यक रूप से वंचित न रखें। रॉबर्टसन ने ये कहा है कि मुद्रा के द्वारा ही
जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है वो चलती है, और मुद्रा के द्वारा ही क्या उत्पादन करना और कितना उत्पादन करना इसका निर्धारण किया जा सकता है। और जो सीमित उत्पादन की शक्ति है उसका अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन की शक्ति सीमित होने का मतलब ये है कि सीमित साधन होने पर उसका अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति जो आवश्यक चीज़ें वो कर सके और अनावश्यक चीज़ों से वो वंचित न रह सके। ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। मुद्रा के द्वारा जो है शरीर में जिस प्रकार से रक्त चलता है उस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का कार्य है वो रक्त के समान ही है। आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं, मुख्य रूप से हम 5 आर्थिक क्रियाएं मानते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इससे संबंधित और क्रियाएं इनके अंदर होती हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा आर्थिक हिसाब मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। जो आर्थिक जो हिसाब किताब है मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। बेनहम के अनुसार आधुनिक जीवन जो विशिष्टीकरण पर आधारित है मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में जो विशिष्टीकरण है, श्रम का विभाजन या विशिष्टीकरण है, मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके उसे अधिक उत्पादक बनाता है। जैसा कि पहला बताया कि पूंजी को एक स्थान पर बेच कर दूसरे स्थान पर मुद्रा द्वारा ले जाया जा सकता है तो उससे गतिशीलता प्रदान होती है, इसलिए पूंजी जो है वो अधिक उत्पादक बन जाती है। चौथा, अधिकतम उत्पादन के लिए मुद्रा उत्पत्ति साधन जुटाने में सहायक होती है। साधनों में अनुकूलतम संयोग मुद्रा द्वारा ही संभव होता है। मुद्रा के द्वारा जो उत्पादन किया जाना है तो उसके लिए उत्पादन साधन की आवश्यकता होगी, तो उत्पादन साधन को लेने के लिए मुद्रा ही जरूरी होती है। बिना मुद्रा के उत्पादन साधन नहीं मिलते, से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। और साधनों में अनुकूलतम सहयोग भी मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। पांचवा, बचत और विनियोग मुद्रा द्वारा ही संभव होता है और इसके ही आधार पर पूंजी का निर्माण होता है। लोग जो अपनी बचत करते हैं, मुख्य रूप से जो छोटी बचतें करते हैं, वो मुद्रा जो अपनी आय होती है इसमें से कुछ भाग वो उपभोग करते हैं, अधिकांश भाग उपभोग करते हैं, कुछ भाग को बचत कर लेते हैं, जिससे वो बचत बैंकों में यदि रखी जाती है तो बैंक उस बचत पर लोन देते हैं और लोन देने पर वो बचत विनियोग की जा सकती है। तो बचत और विनियोग है वो मुद्रा द्वारा ही संभव होते हैं। इससे पूंजी निर्माण होता है। बचत और विनियोग के आधार पर पूंजी निर्माण होता है और पूंजी निर्माण होने से किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास होता है, क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए पूंजी निर्माण करना आवश्यक होता है। पूंजी निर्माण का मतलब है देश में विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना का विकास करना, उपकरणों, कारखानों, मशीनों का विकास करना, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। दूसरा है उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता की सत्ता बनी रहती है, यानी मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु ले सकता है, उसकी सत्ता बनी रहती है। हम के विचार में मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था को राशनिंग प्रणाली का प्रयोग करना होगा, अर्थात सामाजिक उत्पत्ति का वितरण पूर्व निश्चित मात्रा में होगा। इस प्रकार उपभोग संबंधित निर्णय की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हम कहता है कि यदि मुद्रा नहीं हो किसी देश में तो जो वस्तुएं स्वयं उत्पन्न होगी उससे राशनिंग प्रणाली से बांटी जाएगी और वो जो उसकी मात्रा होगी वो निश्चित होगी, और इस प्रकार से जो उपभोक्ता की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। विनिमय कार्य सरल बनने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि विनिमय कार्य आसान हो गया है। किसी भी वस्तु को यदि खरीदना हो तो मुद्रा देकर उसे खरीद सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न होने लग गई है, जिससे उनकी मात्रा भी बढ़ गई है। तीसरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करने में भी मुद्रा सहायक होती है। विभिन्न वस्तुओं पर जो उपभोक्ता व्यय करता है मुद्रा को, तो वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि इन सब से प्राप्त जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, वो समान हो जाए, तो उसकी गणना भी वो मुद्रा के आधार पर कर सकता है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को मुद्रा दूर करती है। वस्तु विनिमय के जो भी दोष थे प्रणाली के,
इसमें मूल्य मापन सही नहीं हो पाता था, दोहरे संयोग का अभाव था, उन सबको ये दूर करती है। दूसरा, मुद्रा द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते हैं, यानी भविष्य में जो सौदे किए जाते हैं वर्तमान में, भावी सौदे वर्तमान में किए जा सकते हैं मुद्रा के द्वारा। तीसरा है, मुद्रा कीमत संयंत्र या कीमत प्रणाली का आधार है। किसी देश में कीमत प्रणाली जो होती है, कीमत प्रणाली के मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से कीमत का निर्धारण होता है, तो उसका आधार भी मुद्रा ही है। कीमत प्रणाली जो होती है मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियंत्रित रूप से, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में और अधिक नियंत्रित रूप से वो कार्य करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली का नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कीमत प्रणाली बाजार के अधीन रहती है, और बाजार में जो वस्तु की मांग और पूर्ति, इससे वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, और उस वस्तु की कीमत निर्धारित करने का जो आधार है वो मुद्रा ही है। मुद्रा के प्रयोग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। मुद्रा के प्रयोग से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आसानी होती। साख का निर्माण तथा प्रयोग भी मुद्रा पर आधारित है। जैसा कि पहले बताया है कि बैंक साख जो ऋण देती है उसका निर्माण जो होता है मुद्रा पर ही आधारित है। चौथा है, वितरण के क्षेत्र में महत्व। वितरण का मतलब यह है कि जो उत्पादन किया गया देश में, तो उस उत्पादन करने में उत्पादन के साधनों ने सहयोग दिया, तो उनमें अब उस उत्पादन को बांटा जाना चाहिए। तो उस उत्पादन को बांटने के लिए मुद्रा एक अच्छा साधन है। उस उत्पादन को बेचकर या उस उत्पादन को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त होती है उससे उत्पादन साधनों में बांटा जा सकता है। लेकिन इसमें देखते हैं अपन, उत्पादन बिकने से पहले साधनों को पारिश्रमिक का भुगतान करना मुद्रा द्वारा ही संभव हुआ है। यानी पहले उत्पादन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन के साधनों को तुरंत भुगतान करना होता है, तो वो भुगतान मुद्रा द्वारा ही हो सकता है। फिर जब उत्पादन बाजार में बिकने आता है तो उससे उत्पादक को जो धनराशि प्राप्त होती है वो मुद्रा में ही प्राप्त होती है। आय के वितरण को समान बनाने का आधार भी मुद्रा ही है। हम मुद्रा के द्वारा ही आय वितरण को समान बना सकते हैं, और किसी चीज़ से आय वितरण को समान बनाना संभव नहीं है। संपत्ति सबको बांटी नहीं जा सकती, मुद्रा सबको बांटी जा सकती है, इसलिए आय वितरण को समान बनाना संभव मुद्रा द्वारा ही संभव हो सकता है। पांचवा, राजस्व के क्षेत्र में राज्य वित्त का महत्वपूर्ण साधन कर तथा लोक ऋण है। राज्य का जो फाइनेंस है, राज्य को जो वित्त प्राप्त होता है या राज्य को जो आप कह सकते हैं आय प्राप्त होती है, उसके दो मुख्य साधन है। एक तो कर से आय, दूसरा वो जनता से ऋण लेती है, इसे लोक ऋण कहते हैं। जो ये दोनों चीज़ें ये मुद्रा के रूप में जनता से सरकार प्राप्त करती है, तो मुद्रा का महत्व यहाँ भी आ जाता है। मुद्रा के बिना तो सरकार का बजट बनाना और उसके अनुसार आय व्यय समायोजन करना भी सोचा भी नहीं जा सकता, यानी बजट भी नहीं बन सकता सरकार का। मुद्रा के आधार पर ही बजट बनता है, मुद्रा राशि में ही लिखा जाता है कितना आय होनी है, कितना व्यय होना है। मुद्रा तथा आर्थिक प्रगति, जिस प्रकार बैरोमीटर किसी स्थान का तापक्रम और थर्मामीटर शरीर का तापक्रम बताता है, उसी प्रकार मुद्रा भी किसी देश की आर्थिक प्रगति का तापक्रम बताता है। मुद्रा प्रणाली से आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है, यानी मुद्रा के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि मुद्रा प्रणाली वहाँ पर विकसित है या अविकसित है, मुद्रा का अधिक प्रयोग हो रहा है या कम प्रयोग हो रहा है, बैंकिंग व्यवस्था विकसित है या नहीं विकसित है। तो उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान मुद्रा द्वारा ही लगाया या मुद्रा प्रणाली द्वारा ही लगाया जाता है। मुद्रा का चक्राकार भाव, सर्कुलर फ्लो। मुद्रा जो होती है वो फ्लो के रूप में अर्थव्यवस्था में निरंतर चक्कर काटती रहती है। मुद्रा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, अनेक व्यक्तियों से होते हुए आपस चक्कर काटती रहती है। आर्थिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता मौद्रिक भुगतान का चक्राकार बहाव है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने में जो भी व्यय करता है वह अनेक व्यक्तियों जैसे फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता आदि के हाथों से होता हुआ पुनः मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ के रूप में उपभोक्ताओं के पास लौट आता है।
यानी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने का विनिमय कार्य जो होता है, वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, जिससे मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाती है और वापस वो उपभोक्ताओं के पास लौट आती है। यद्यपि इसका कुछ भाग करों के रूप में सरकार के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन सरकार भी पुनः उसको व्यय करती है, तो वो मुद्रा जो है वापस वो सरकार भी सार्वजनिक व्यय जो करती है, उससे मुद्रा वापस अर्थतंत्र में आ जाती है, मौद्रिक प्रणाली में आ जाती है। इस प्रकार से मुद्रा निरंतर चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। तथापि अधिकांश भाग समाज में आर्थिक क्रियाओं के क्रम के द्वारा निरंतर चक्कर लगाता रहता है। कुछ भाग विनियोजित हो जाता है, कुछ भाग सरकार के पास चला जाता है, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन, यदि मुद्रा 100% है, 80% या 85% या 90% भाग जो है उसका निरंतर अर्थव्यवस्था में चक्कर लगाता रहता है। सरकार के पास करों के रूप में पहुंचा भाग भी प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा सामूहिक कल्याण पर किए गए व्यय के रूप में चक्राकार बहाव का अंग बन जाता है। यानी सरकार जो करों से आय प्राप्त करती है उसको भी फिर वो उसको व्यय करना पड़ता है, विभिन्न कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं, सुरक्षा के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। सरकार का जो प्रशासन है इसको चलाने पर व्यय करना पड़ता है, तो वो भी वापस चक्राकार बहाव में ही वापस अंग उसका बन जाता है, शामिल हो जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों का एक तो उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति होता है, दूसरा उत्पत्ति साधन के रूप में व्यक्ति होता है। यदि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को QD से व्यक्त करें और उनके प्रतिफल और कीमत को PD से व्यक्त करें, तो उनका कुल जोड़ मुद्रा के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय की मात्रा के बराबर होगा। यानी उत्पादन साधनों की मात्रा को QD और उनको जो भुगतान किया गया उसको PD करे, तो उनका जो कुल जोड़ होगा वो मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई राष्ट्रीय आय की मात्रा के बराबर होगा। अतः Y बराबर सिग्मा QD इंटू PD बराबर राष्ट्रीय आय। क्योंकि जो भी उत्पादन साधन होते हैं उनको जो भी भुगतान प्राप्त होता है वो सब राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ। तो ये इनको जोड़ते हैं तो साधन कीमत पर राष्ट्रीय आय निकल कर आती है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। तो वही बात यहाँ कही गई है। दूसरी ओर साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को QP तथा उनकी कीमत को PP के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साधनों से जो उत्पादित वस्तुएं होती है उनकी मात्रा को QP और कीमत को PP के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और उनका कुल जोड़ मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो राष्ट्रीय व्यय की मात्रा X के बराबर होता है। राष्ट्रीय व्यय जो हो जाएगा उसको हम राष्ट्रीय व्यय कहेंगे। X बराबर सिग्मा QP इंटू PP बराबर राष्ट्रीय व्यय। चूँकि जो उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त की गई है, चूँकि आय के रूप में प्राप्त की गई मुद्रा वस्तुओं को खरीदने पर ही व्यय की जाती, और उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई मुद्रा विभिन्न साधनों में बांट देते हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। QD जो उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वो व्यय कर दी जाती, तो या तो व्यय का जोड़ कर लो या आय का जोड़ कर लो। इसलिए Y बराबर X अथवा सिग्मा QD इंटू PD बराबर सिग्मा QP इंटू PP। मुद्रा जो राष्ट्रीय आय वो राष्ट्रीय व्यय के बराबर हो जाएगा। Y मतलब राष्ट्रीय आय और X मतलब राष्ट्रीय व्यय, एक्सपेंडिचर, Y यानी इनकम। तो Y और X दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उत्पादक जो उत्पादन के साधन है वो एक तरफ उपभोक्ता भी है, दूसरी तरफ वो उत्पादन के साधन भी उत्पादन में सहयोग देते हैं, यानी आय का भी निर्माण वही करते हैं और व्यय उस आय को व्यय का भी वही करते हैं। तो राष्ट्रीय आय और व्यय दोनों बराबर होने की संभावना रहती है, तो Y इज इक्वल टू X इसलिए कहा गया है। मुद्रा के भाव का आकार दो बातों पर निर्भर करता है, यानी मुद्रा जो बहती है, बहने का मतलब ये है जो चलती है अर्थव्यवस्था में एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में, तो
वो दो बातों पर निर्भर करती। पहले है कि मुद्रा की पूर्ति कितनी है। मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो मौद्रिक अधिकारी द्वारा की जाती है। भारत में जो मौद्रिक अधिकारी है वो केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश में मौद्रिक अधिकारी होता है, लेकिन भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो मौद्रिक अधिकारी है, जो मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करता है। दूसरा है मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति एक अलग वाक्य है। मुद्रा की चलन गति का तात्पर्य यह है कि एक मुद्रा की इकाई कितनी बार चलती है। मान लो किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, यदि वो दूसरे व्यक्ति को 100 रुपये देकर कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को 100 रुपये देकर कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है, इसी प्रकार से 10 व्यक्तियों तक वो 100 रुपये चलते हैं, तो मुद्रा की मात्रा तो 100 रुपये है, लेकिन उस मुद्रा के द्वारा 1000 रुपये का मतलब जो कार्य किया गया, 1000 रुपये की वस्तुओं को खरीदने का कार्य किया। तो मुद्रा की पूर्ति से ज़्यादा मुद्रा की चलन गति होती है, सर्कुलेशन होता है। तो ये दो बातें हैं जिन पे मुद्रा का भाव जो निर्भर करता है। अब हम देखते हैं मुद्रा के खतरे या दोष क्या हो सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि मुद्रा से तस्करी, कालाबाजारी, माल के संग्रह, मुनाफाखोरी, कर चोरी, भ्रष्टाचार आदि कई आर्थिक और सामाजिक अपराधों को जन्म दिया है। क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही सरकार मुद्रा के रूप में सरकार कर वसूलती है, और मुद्रा के कारण जो तस्करी, कालाबाजारी, माल के संग्रह की प्रवृत्ति, अधिक मुद्रा कमाने के लिए ही बढ़ती है। मुनाफाखोरी के लिए ही माल का संग्रह किया जाता है। कर चोरी इसलिए की जाती है ताकि सरकार को अधिक आय नहीं दर्शाई जाए। यदि अधिक आय दर्शाई जाएगी तो सरकार अधिक कर मुद्रा के रूप में वसूल लेगी, इसलिए कर चोरी की जाती। भ्रष्टाचार भी मुद्रा के द्वारा जन्म लेता है। इस प्रकार के आर्थिक सामाजिक अपराध जो है वो मुद्रा के द्वारा जन्म लेते हैं किसी देश में। सार्वजनिक वित्त और नीति पर राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन पॉलिसी NIPFP ने एक रिपोर्ट दी है। भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर मार्च 1985 में रिपोर्ट दी थी। भारत में 1983-84 में काली आमदनी की मात्रा लगभग 32,000 करोड़ रुपए से 37,000 करोड़ रुपए के बीच में थी, जो GDP का 18% से 21% थी। इस प्रकार देश की कुल आय का लगभग 1/5वां अंश काली आमदनी का माना जा सकता है। ये जो टाइम दिया है 1982, 83-84, इस वक्त जो मुद्रिक जो व्यवस्था है या कर व्यवस्था इतनी पावरफुल नहीं थी, इससे कर चोरी बहुत ज़्यादा थी, और जो मुद्रा का जो हिसाब किताब है वो आसानी से मतलब उसको अनियमित किया जा सकता था, जिससे उससे काली मुद्रा का जन्म होता था और कर अधिकारियों से मुद्रा बचा ली जाती थी। उस समय जो मुद्रा की मात्रा थी, काली मुद्रा की मात्रा, वो बताई गई GDP का लगभग 18 से 21% थी, जो 1/5वां भाग थी GDP का। इसके बारे में एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। प्रोफेसर अरुण कुमार ने 1999 में प्रकाशित पुस्तक द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया में अनुमान लगाया है कि 1995-96 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में काली आमदनी का अंश 40% हो गया। इसमें जो अनुमान लगाया है अरुण कुमार ने, उन्होंने बताया था कि 1983-84 में अपन ने ऊपर देखा कि 18 से 21% GDP का था, 95-96 में 40% काली आमदनी का अंश इसमें हो गया। इसमें कानूनी लीगल आर्थिक क्रियाओं में काली आमदनी का अंश 32%, यानी लीगली जो ब्लैक मनी थी उसका 32%, और गैर कानूनी आर्थिक क्रियाओं में ब्लैक मनी का परसेंट 8% था। गैर कानूनी आर्थिक क्रियाओं में जुआ, तस्करी, नशीली दवाओं और हथियारों का अवैध व्यापार जैसी क्रियाएं आती हैं। मुद्रा के आर्थिक दोष। मुद्रा के दोष क्या है कि मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मुद्रा का जो स्वभाव है वह अस्थिरता है। तो मुद्रा का मूल्य अस्थिर होने से कभी महंगाई होती है, कभी मंदी होती है। मुद्रास्फीति, महंगाई। जनवरी 2004 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 504 रहा 1982 आधार पर 100 लेने पर।
1960 के आधार पर लाने के लिए इसे 4.928 से गुणा करना होगा, जिससे लगभग 2484 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 1960 में जो वस्तुएं और सेवाएं 100 रुपये में आती थी, उनके लिए जनवरी 2004 में 2484 देने पड़े, जिससे रुपये का मूल्य घटकर अब 4.02 पैसे रह गया। इसके मुद्रा के मूल्य के बारे में बताया है कि जो वस्तुएं पहले 1960 में जो आधार वर्ष था वो 100 रुपये में जो आती थी, वो 2004 में 2484 में आती। इससे कह सकते हैं कि पहले जो 100 रुपये देने पड़ते जिन वस्तुओं के लिए अब 2000 रुपये देने पड़ते हैं, तो उससे मुद्रा का मूल्य घट कर इतना रह गया। तो मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे जो कीमतें बढ़ती जाती, आय का स्तर बढ़ता है, तो मुद्रा का मूल्य वो घटता जाता है। मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म देती है। आर्थिक तेजी मंदी की अवस्थाओं को उत्पन्न करने तथा इनको नियंत्रित करने में मुद्रा की काफ़ी प्रभावशाली भूमिका है। व्यापार चक्र जो होते हैं मुख्य रूप से जो पूंजीवादी देश हैं, जो विकसित देश है, उसमें व्यापार चक्रों की स्थिति बनती है, क्योंकि व्यापार का बहुत ज़्यादा जहाँ विकास होता है वहाँ पर इस प्रकार की तेजी और मंदी की अवस्थाएं भी काफ़ी आती है। तो इनको नियंत्रित करने में भी मुद्रा काफ़ी प्रभावशाली है। जैसा कि कीन्स ने बताया था कि मौद्रिक नीति के द्वारा मंदी को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है मुद्रा तथा पूंजी का केंद्रीकरण, क्योंकि पूंजी जो होती है कैपिटल, उसको मुद्रा के द्वारा खरीदा जा सकता है, और मुद्रा जिसके पास ज़्यादा पूंजी खरीद सकता है, तो उससे पूंजी का जो है केंद्रीकरण हो जाता है। मुद्रा के द्वारा ही हवाला कारोबार भी इससे संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा का लेन देन है, हवाला कारोबार इसको कहते हैं, मुद्रा के द्वारा ही इसका दोष है कि मुद्रा के द्वारा ये किया जाता है। चौथा है विभिन्न देशों के बीच भ्रमणशील मुद्रा, हॉट मनी जिसे कहते हैं। हॉट मनी होती है जो एक देश के भुगतान संतुलन और विनिमय की दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हॉट मनी होती है, हॉट मनी से कहते हैं ऐसी मनी जो मुख्य रूप से विनियोगकर्ताओं की मनी होती है, और जहाँ पर उस मुद्रा को या विनियोगकर्ता को ज़्यादा ब्याज दर जिस देश में नज़र आती है, वहाँ पर वो मनी एक देश से निकलकर दूसरे देश में तुरंत ही चली जाती। तो हॉट मनी से जो होती है उससे भुगतान संतुलन बिगड़ता है, और विनिमय की दरों पर भी देश की जो विनिमय दर है और जो भुगतान संतुलन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हॉट मनी भी एक मुद्रा का ही एक प्रकार है जो देश में दोष उत्पन्न करती व्यापार में, भुगतान संतुलन में। ई मुद्रा अथवा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, जिसे ई मुद्रा अपन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ऐप बन गए, पेमेंट ऐप वगैरह, जिससे इलेक्ट्रॉनिकली अपन मुद्रा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में। तो इससे ये भी मुद्रा का एक प्रकार है। लिप्से और क्रिस्टल ने इसे इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के दो मुख्य रूप बताए। पहला है, प्रथम को इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहते हैं, जिसमें एक प्लास्टिक कार्ड पर पूर्व दत्त जमा राशि, प्रीपेड क्रेडिट राशि अंकित होती, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स या क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें उसकी लिमिट लिखी रहती है कि इसमें इतनी मतलब कि इसको क्रेडिट किया जा सकता है, इतना मतलब ये राशि जो है वो इसको खर्च कर सकता है। सो क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पर्स उसको कहा है। मुद्रा के कुछ रूपों का हस्तांतरण इंटरनेट के मार्फत किया जाता है। सौदे की प्रकृति पर निर्भर करता है। वर्तमान में इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी किए जाते हैं। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, EFT विधि का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। इसके द्वारा दो शहरों के बीच एक ही शहर में तथा विभिन्न बैंकों के बीच एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच मुद्रा हस्तांतरण सेवा संचालित की जाती। इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफ़र है उसके EFT इसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली एक शहर के दो ब्रांचों के बीच या दो शहरों के दो बैंकों के बीच या बैंक से दूसरे बैंक के बीच भी मुद्रा का हस्तांतरण किया जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय हमें कागज़ों की आवश्यकता कम पड़ती है। इससे पहले चेक वगैरह की आवश्यकता पड़ती थी, अब ड्राफ्ट की आवश्यकता है, भुगतान ऑर्डर की आवश्यकता हमें कम पड़ती। ई मुद्रा से मौद्रिक प्रणाली
मुद्रा पूर्ति का अधिकार आरबीआई का ब्याज दरों को निर्धारित करने की क्षमता कमजोर नहीं होती। अब एक विचार ये व्यक्त किया जाता है कि यदि ये मुद्रा बढ़ती जाएगी तो मौद्रिक प्रणाली प्रभावशाली नहीं रहेगी, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसकी वो शक्ति है जो है मौद्रिक प्रणाली की या मौद्रिक नीति ब्याज दरों को निर्धारित करने की, वो इससे कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दर निर्धारित करना एक अलग विषय है और मौद्रिक जो ट्रांजैक्शन करना एक अलग उसमें है। हालांकि मुद्रा से ब्याज दर प्रभावित होती है, लेकिन आरबीआई जो है वो ब्याज दरों की जो प्रभावित करने की क्षमता है उसकी वो कमज़ोर नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा से। तो आज हमने मुद्रा के महत्व के बारे में पढ़ा। अगले अध्याय में हम मुद्रा से संबंधित ही अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।